सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी आज सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं के साथ साथ सत्र आहूत करने पर चर्चा की जाएगी। स्पीकर ने बताया है कि आगामी विधानसभा सत्र देहरादून या गैरसैंण में कहीं भी हो, उसके लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही कहा है कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित है और वहां भी यदि सत्र होता है तो उसके लिए भी भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। राज्य स्थापना दिवस के बाद ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में सत्र की तिथि तय की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री धामी, संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, विधानसभा का सचिवालय जो है वो सत्र करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम सुदृढ़ हैं, सही हैं, प्लेस में हैं, सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो इसलिए गैरसैंण हो चाहे देहरादून हो, हमारा तैयारी पूरी है। और एक सर्वदलीय बैठक ज़रूर मैंने बुलाई है, जहाँ पर हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे और तारीखों का एक बातचीत भी होगी कि कब हम इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि 9 तारीख के बाद जो हमारा स्थापना दिवस है उसके बाद ही हम सत्र को रखने का मन बना रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं राजधानी देहरादून से सहारा समय उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। सत्र में क्या होगा ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले यही अब तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून में। बिल्कुल अनुज, आपने सही कहा और यही वजह है कि आप भी जानते हो कि सत्र आहूत होने के बाद सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें एजेंडा तय होता है, सत्र के संचालन को लेकर आपस में सामंजस्य बिठाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्र कहाँ हो, इसे लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही है। और इसके पीछे की राजनीति पर आपने और मैंने पिछले दिनों काफी चर्चा की थी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने तय किया था, खास तौर पर बीजेपी शासनकाल में ये तय हुआ था कि साल में एक सत्र कम से कम गैरसैंण में आयोजित होगा। लेकिन ये देखने में आया है कि पिछले 1.5 वर्ष से कोई भी सत्र गैरसैंण में नहीं हुआ। लास्ट सत्र 2021 में मार्च के महीने हुआ था, जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे। और वहीं पर वो राजनीतिक भूचाल भी आया था, जब हम सब लोग गैरसैंण में मौजूद थे, मुख्यमंत्री से पूरी सरकार, विपक्ष, जब आनन फानन में बीजेपी ने दिल्ली से एक टीम भेजी रायशुमारी के लिए और त्रिवेंद्र रावत को हटाने का फैसला ले लिया था। तब से अभी तक कोई भी, उसके बाद चाहे हम तीरथ सिंह रावत की बात करें या पुष्कर धामी पार्ट 1 सरकार की बात करें या पार्ट 2 सरकार की बात करें, कोई भी गैरसैंण नहीं गया, ना कोई सत्र आहूत हुआ है। तो सरकार के ऊपर एक दबाव है कि आपने ही कमिटमेंट किया था, आपकी ही सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और आप ही गैरसैंण की सुध नहीं ले रहे। लेकिन सरकार के सामने इस समय जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो है मौसम। और विपक्ष भी लगातार तंज कस रहा है कि हम तो पूर्णकालिक राजधानी चाहते थे, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई तो ग्रीष्मकाल में तो जाइए। और ग्रीष्मकाल के सत्र में सरकार ने कहा कि यात्रा चरम पर है, पूरा पुलिस प्रशासन यात्रा व्यवस्था में लगा हुआ है, इसलिए वहां सत्र आहूत नहीं हो सकता है। तो ये सब विषय हैं। इन विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं जो राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसको स्पीकर ने भी समझा है। क्योंकि स्पीकर अगर अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव बना के सरकार को भेज देगी कि फला डेट से फला तक सत्र आहूत किया जाएगा, देहरादून में होगा या गैरसैंण में हुआ, वो अपनी तरफ से लिख के भेज देगी, तो कल उसमें भी राजनीति हो सकती है। इसीलिए उन्होंने सभी दलों को बुलाया, नेता सदन को बुलाया, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री से लेकर बीएसपी के जो नेता सदन है उन्हें, और जो निर्दलीय विधायक है उन्हें भी खास तौर पर बुलाया गया, ताकि सभी लोगों के बीच रायशुमारी हो सके, सरकार भी अपना पक्ष रख सके कि वो अगर गैरसैंण में सत्र होता है तो वो किस तरीके की वहां पर व्यवस्था करेगी, और अगर देहरादून में सत्र के लिए सहमति होती है तो विपक्ष का उसमें क्या कहना है। तो आज 3 बजे ये अहम बैठक होगी और उसी के बाद तय होगा कि आने वाले समय में सत्र कहाँ होगा, क्योंकि सरकार को हर हाल में दिसंबर तक सत्र करवाना है। और आप भी जानते हैं कि एक संवैधानिक बाध्यता होती है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो उसी के तहत ये सत्र बहुत जरूरी है। अनुज जी जाहिर तौर पर। उसके अलावा
पहले से विपक्ष अपने तेवर दिखा चुका है कि वो SSS का मुद्दा सत्र के दौरान उठाएगा, सड़क से लेकर सदन तक उठाएगा। ये पहले बयान आ चुका है, तमाम करण म्हारा हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, उनकी तरफ से बयान आ चुका है। एस राजू की गिरफ्तारी को लेकर वो पहले ही हंगामा कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। इसके अलावा निकिता हत्याकांड, ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जो इस बार बहुत सरगर्मी से कांग्रेस उठाने की रणनीति पहले से बना चुकी है। तो निश्चित तौर पर माने कि विधायी कार्य कम और हंगामा ज्यादा देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल देखिए, जब भी सत्र होगा, यानी कि 9 नवंबर से पहले ये सत्र हो नहीं सकता। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, उसी के बाद ये सत्र होना है। दिसंबर तक हर हाल में ये सत्र होना है। जब भी सत्र होगा, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपने तर्कस में बहुत तीर रखे हुए हैं। आप UKSSC का मामला कह रहे हैं, सरकार ने प्रथम चरण में तो इसमें लीड ली थी, बड़ी वाहवाही सरकार को मिली थी और बड़ा बोल्ड स्टेप भी था। मुख्यमंत्री ने बड़ा साहस दिखाते हुए सभी परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए। SIT जांच हुई, STF की जांच हुई, विजिलेंस जांच चल रही है, सभी जांचें चल रही हैं। 41 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन अनुज, इसमें कहीं ना कहीं सरकार आज के दिन, जब आप और मैं बात करें, बैकफुट पर है, क्योंकि 18 लोगों की जमानत मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि जिस कंपनी के माध्यम से ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी लखनऊ की, उस कंपनी के मालिक राजेश चौहान को भी जमानत मिल गई है। हालांकि वो दूसरी परीक्षा के मामले में आरोपी हैं, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये आश्चर्य है और विपक्ष इसी बात को कह रहा है कि आपने कमजोर पैरवी कोर्ट में की है, जिसके कारण इन लोगों को जमानत मिल गई है। अब विपक्ष तो कई गंभीर आरोप लगा रहा है, तो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अगर हम अंकिता मामले में ही देखें तो आपने देखा होगा कि किस तरीके का पूरा बवाल कटा, पूरा प्रदेश जल उठा था अंकिता मामले में और 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। हालांकि कल का अपडेट है कि नई SSP श्वेता चौबे ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दी है। ये एक बड़ा अपडेट है। लेकिन वहीं अगर दूसरा पक्ष देखें कि जो क्राइम सीन है, यानी जो बनत्रा रिजॉर्ट था जिसे सील किया गया था, PSC की छावनी वहां पर बनी हुई है, यानी PSC के लोग वहां पर कैंप कर रहे हैं। उसके बावजूद उस रिजॉर्ट के पीछे जो पुलकित आरे की फैक्ट्री थी, कैंडी फैक्ट्री, उसमें कल आग लग गई है और संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो SIT बनी थी उसके पास मजबूत एविडेंस नहीं है, इसीलिए अभी 1 महीना बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार को परेशान करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बेरोजगारों का जिस तरीके का मसला, इस सब विषय पर कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार भी मजबूती से खड़ी है कि वो विपक्ष के हमलों का जवाब दे, हर विषय पर वो अपनी बात को कहेगी। UKSSC मामले में भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि जो सत्र होगा शीतकालीन जरूर होगा, फिजाओं में ठंडक जरूर होगी, लेकिन सदन के अंदर जो मुद्दों की गहमा गहमी और गर्मा गर्मी होगी, उसकी तपिश किस किस को लगती है, ये तो तभी देखा जाएगा जब सत्र चलेगा कि विपक्ष भारी होता है या सत्ता पक्ष भारी होता है। जी निश्चित तौर पर। उसके अलावा भी विधायी कार्यों की बात करें तो इस बार जो शीतकालीन सत्र है उसमें कौन से ऐसे विधेयक हैं जो सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं, जिस पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकता है? देखिए अनुज, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। वजह उसकी साफ है, क्योंकि सत्र आहूत होने की तिथि ही तय नहीं की गई है। जब तिथि तय कर दी जाती है तब सरकार अपने जो विधेयक हैं, जो बिजनेस है, उसको धीरे धीरे डिस्क्लोज करती है। फिलहाल इस तरीके की कोई चीज नहीं है। अगर सदन, माफ कीजिएगा, अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है, चाहे आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण की बात हो या महिलाओं को 30% क्षतिज आरक्षण की बात हो, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो हो सकता है कि इस सत्र के दौरान अध्यादेश के माध्यम से सरकार कुछ करने की कोशिश करे। बाकी क्या क्या चीजें होंगी ये वक्त पर निर्भर करता है, क्योंकि जब सत्र आहूत होगा उसी के बाद सरकार का बिजनेस भी सामने आता है। इसके अलावा हो सकता है कि सरकार जो दिसंबर में या नवंबर लास्ट में सत्र आहूत होगा उसमें अनुपूरक बजट भी ला सकती है, क्योंकि आमतौर पर होता है कि बजट सत्र फिर आप जानते हैं कि फरवरी में शुरू हो जाएगा, उससे पहले। और जो उत्तराखंड का बजट आ चुका है, अगर कहीं कोई खर्चों के लिए और धन की जरूरत है तो उसके लिए अनुपूरक बजट आ सकता है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि कुल कितने प्रश्न आएंगे, क्योंकि सत्र की तिथि आहूत नहीं हुई है, तो इसलिए इस तरीके की कोई एक्सरसाइज अभी तक किसी ने भी नहीं की है। जी जी ज्योत्सना,
बनी रहिए आप हमारे साथ। इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री धामी रविवार शाम को खटीमा पहुंचे और संजय पार्क और 22 पुल खिलड़िया में आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सोमवार को छठ पूजा का अंतिम दिन था और उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह से ही नदियों से लेकर तालाब और पोखरों के घाटों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रतियों ने अपना व्रत तोड़ा और उसके साथ ही 4 दिनों के महापर्व का समापन हो गया। धीरे धीरे दीपावली से भी बड़ा पर्व हो गया है और छठ एक जमाने में बिहार तक सीमित था, लेकिन आज छठ पूरे देश का पर्व हो गया है, क्योंकि बिहार से पलायन इतना ज्यादा हुआ है रोजगार की तलाश में कि देश के किसी भी राज्य की बात करें। सभी को छठ महापर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सूर्यदेव की उपासना का ये त्यौहार है, पर्व है, महापर्व है। भगवान सूर्य हम सब पर कृपा करें, सभी के जीवन में मंगल करें। और जो बहनें माताएं अपना निर्जला व्रत कर रही हैं, उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये सृष्टि का त्यौहार, ये छठ का त्यौहार प्रकृति को समर्पित त्यौहार है। भगवान सूर्य जिसके कारण से संपूर्ण जीवन चलता है, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं सभी को छठ महापर्व बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और एक बार फिर से रुक करेंगे ज्योत्सना का, जो कि राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर छठ आज दीपावली से भी बड़ा पर्व हो गया है। जाहिर तौर पर छठ अब केवल जो सूर्य षष्ठी है, जिसको छठ कहा जाता है, ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि रोजगार की तलाश में बिहार से इतना अधिक पलायन हुआ है कि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर आज बिहार मूल के लोग काम ना कर रहे हों, अपनी सेवाएं ना दे रहे हों, या रोजगार की तलाश में वो बिहार छोड़कर अलग अलग स्थानों पर ना पहुंचे हों। यही कारण है कि छठ आज बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि दीपावली से बड़ा पर्व होकर देश के कोने कोने में हर राज्य में मनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या उत्तराखंड में भी ऐसी है जो छठ का व्रत रखते हैं। 4 दिनों के व्रत का आज पारण हुआ है, आज ये व्रत पूर्ण हुआ है। किस तरह का माहौल उत्तराखंड के नदी तालाबों और देवभूमि में जो लाइफलाइन कही जाती है, जो जीवन धारा कही जाती है, उसके किनारे छठ करने का महत्व और बढ़ जाता है। गंगा। बिल्कुल अनुज, आपने बहुत सही बात कही कि एक जमाना था, आप और हम भी आज से 10 साल पहले छठ पर्व को बिहार या पूर्वांचल का ही कह सकते हैं कि पर्व मानते थे, लेकिन आज छठ पूरे देश में, चाहे हम मुंबई की बात करें या फिर हम उत्तराखंड के जोशीमठ और उत्तरकाशी की बात करें या हम किसी भी कोने की बात करें, गुजरात की बात करें, सब जगह छठ पर्व की वही धूम है जो बिहार और झारखंड में है या उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तराखंड में भी छठ पर्व कह सकते हैं कि दिवाली से बड़ा सेलिब्रेशन हो गया है। उत्तराखंड में तो सरकार छठ पर्व की छुट्टी तक घोषित करती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बिहार मूल के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और खास तौर पर अगर मैं उधम सिंह नगर की बात करूं तो यहाँ पर तो मिनी बिहार भी कहा जाता है कई इलाकों को। अगर गदरपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, इन विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो डिसाइडिंग वोट बैंक है और वो कई पुश्तों से यहीं बस भी गए हैं। यानी कि मूल रूप तो उनका पूर्वांचल था, लेकिन कई पुश्तों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। पहाड़ की रीति नीति को भी मानते हैं और अपनी जो उनकी जड़ें हैं उसको भी मानते हैं। आलम यह है कि अगर मैं केवल देहरादून की बात करूं तो देहरादून के 18 घाटों में कल छठ पर्व का आयोजन किया गया, जहां डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग आए। और गंगा का तो बहुत ज्यादा महत्व है। गंगा के ही किनारे और गंगा जल के ही इर्द गिर्द पूरी छठ की महिमा है। तो बिल्कुल चाहे हम ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, घाट घाट पर लोग मौजूद थे। और अनुज, मैं आपको बता दूं कि अब देखने में आ रहा है परिवर्तन, जो चीजें होती हैं और अच्छी चीजें लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, चाहे वो कहीं की भी हो। हमने देखा है कि उत्तराखंड मूल के लोग भी अब छठ का व्रत ले रहे हैं। उनका मानना है कि 2 चीजें हैं इस व्रत में, एक तो अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि की कामना होती है, और दूसरा यह है कि साक्षात देव तो सूर्य भगवान है,
हम बाकी देवों को तो एक सिंबॉलिक मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मूर्ति बना करके, किसी तरीके से स्थापित करके, लेकिन सूर्य भगवान के दर्शन तो रोज हो रहे हैं। और सूर्य भगवान की जो ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, जो उनका एक प्रकाश है, उससे तो सब लोग रूबरू हो रहे हैं। तो क्यों ना इस पर्व को हम भी मनाएं। तो हमने अभी 2-4 सालों से देखा है कि उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं, जो इस तरफ के लोग हैं, वो भी छठ पर्व को मना रहे हैं। और आप सोचिए कि बद्रीनाथ के नजदीक जोशीमठ है, बहुत सुदूरवर्ती इलाका है, वहां पर भी विष्णु घाट में यानी विष्णु प्रयाग में बहुत बड़ी संख्या होती है छठ पर्व में डूबते सूर्य को अर्घ देने की या सुबह के आयोजन की, क्योंकि गंगा का उद्गम वो एक किस्म से वो भी है। अलकनंदा और विष्णु गंगा को भी गंगा की 12 धाराओं में से एक माना जाता है। पूरे उत्तराखंड में जबरदस्त आयोजन था और आज सुबह मैं देख रही थी कि 4 बजे से ही पटाखे, शंख, घंटे, घड़ियाल बज रहे थे, यानी कि लोग घाटों पर पहुंच चुके थे और अपने व्रत का अब समापन कर रहे थे, जो एक कठिन तपस्या वो पिछले 4 दिनों से कर रहे थे। अनुज जी 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 जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। ओकाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ओए लकी ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, सिल्वर कॉइन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर सिर्फ 89,999 में। चंपावत में बनसमा मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ को मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाई है और इस दौड़ में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। इस अवसर पर धामी ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। उनके एकता के आदर्शों पर चलने की आज की पीढ़ी से अपील की है। जहां शंकराचार्य जी ने देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें अलग अलग फैली हुई थी उनको एक करने का काम किया, एकीकरण का काम किया। वहीं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, वह भी एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 3 यात्राएं नवंबर में निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश ने बताया है कि जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली जा रही है, वहां के संगठनों को कहा गया है कि वो अपने स्तर से इस तरह की यात्रा निकालें। इसी क्रम में पहली यात्रा बद्रीनाथ धाम से शुरू हो रही है और वहीं इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि भारत को तोड़ने वाली कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। तय गया है कि अग्निपथ को, जिसमें उत्तराखंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, राष्ट्र की सीमाओं को नुकसान होना है और कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का होम है उत्तराखंड, तो हमारे हर गांव तोक से फौजी हैं। आने वाले समय में इकोनॉमी से लेके व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, वो हमारा इशू है। अंकिता भंडारी का केस हमारा इशू है, ममता का केस हमारा इशू है, लॉ एंड ऑर्डर में केदार भंडारी का केस और खनन माफियाओं के द्वारा किए गए मर्डर केसेस इत्यादि हमारा माहौल है। हरिद्वार में पकड़े गए आतंकवादी और उसकी सूचना यहाँ की पुलिस को ना होना। उत्तराखंड सरकार के मंत्री और देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने मन की बात सुनने के बाद कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात प्रेरणादायक रही और खासतौर पर नौजवानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा है कि
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का भुगतान करना एक बड़ी समस्या है, जिसमें सभी लोग बिजली का भुगतान नहीं कर पाते हैं। एक लंबी ऐतिहासिक घटना है और तो उस पे लोगों को अपने, क्योंकि वो एक जनजाति क्षेत्र था और वहाँ लोगों को संगठित करने का उनके द्वारा काम किया गया, उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसके अलावा हमारे सब जितने भी त्यौहार थे, कुछ तो चले गए, कुछ आने वाले हैं। पहली को, फिर 4 को हमारा एगास है और फिर 8 को गुरु पर्व है। इसके अलावा जो हमारा उत्तराखंड बना है उसके लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को दी, या और राज्य बने हैं। तो यही चीज़ें हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कुछ ना कुछ, ये जो मन की बात महीने में एक बार करते हैं, उस पे ऐसी विषय को हमारे सबके सामने लाते हैं जिसके बारे में सबको जानकारी नहीं होती, और उससे पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम और नए नए आविष्कारों को, नए नए काम करने के लिए प्रेरित करने का काम उनके द्वारा किया जाता है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर आज हमारे यहाँ इस क्षेत्र के जितने भी यहाँ इस बूथ के कार्यकर्ता लोग यहाँ आए और हमारे सभी मंडल के पदाधिकारीगण, मैं उनका भी आभार और धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड के बाद चर्चा में आए पुलकित आर्या की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। ये फैक्ट्री स्वदेशी आयुर्वेद के नाम से थी। फैक्ट्री में आग किन वजहों से लगी है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। अंकिता भंडारी केस के बाद एसआईटी ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया था। पुलकित आर्या की यहां पर फैक्ट्री वंतरा रिजॉर्ट से सटी हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी के नेतृत्व में बनी एसआईटी जांच कर रही है। उन्होंने बताया है कि वंतरा रिजॉर्ट में अलग से प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की व्यवस्था थी, जिसमें ठहरने वाले वीआईपीज को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। हालांकि वह वीआईपी कौन था, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अंकिता मर्डर केस के बाद स्थानीय लोगों ने 24 नवंबर को पुलकित आर्या के रिजॉर्ट के पीछे के हिस्से में आग लगा दी थी। रिजॉर्ट के हिस्से में अचार की फैक्ट्री चल रही थी। पहले लोगों ने यहां तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने बीजेपी विधायक रेणुका बिष्ट की कार में भी तोड़फोड़ की थी। ऋषिकेश में 2 पर्यटकों की गंगा में डूबने से मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू अभियान चलाया। यह हादसा मुनी की रेती थाना के तहत आने वाले नीम बीच के पास हुआ है। नदी में डूबने वाले पर्यटकों का नाम वंश कौशल और कुमार गौरव है। दोनों दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samelive.com। सहारा प्रणाम।